Welcome to Physics Tube, your guide to understanding the universe. हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स ट्यूब। आज जो लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ट्रांसफार्मर। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ से भी जेई में भी पूछा जाता है। तो आज इस लेक्चर को अगर ध्यान से हम लोग सुन लें तो मुझे ये लगता है इसके बाद कोई डाउट रहने वाला है। ठीक है, जितना भी आपका डाउट है, वाइवा हो चाहे कुछ भी हो, आपका थ्योरेटिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड्स पेपर हो या जेई हो, दोनों में से कुछ भी हो, या फिर भाइवा इंक्लूडिंग भाइवा में भी हो, तो जो भी क्वेश्चन यहाँ पर होगा मैंने सब यहाँ पर कवर कर दिया है। सिर्फ इसको ध्यान से देख के नोट डाउन कर लेना, इसका और कोई क्वेश्चन यहाँ पर बचेगा नहीं। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो ट्रांसफार्मर है, अगर ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन पूछे ट्रांसफार्मर होता क्या है, तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। ठीक है, एक ऐसा एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डिवाइस ऑफ कन्वर्टिंग एसी। एसी मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। तो एक ऑल्टरनेटिंग करंट को किस में, जो लो वोल्टेज होगा, ठीक है, लो वोल्टेज से किस पे कन्वर्ट करेगा, हाई वोल्टेज में। ठीक है, और इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज से हमें क्या चाहिए, लो वोल्टेज चाहिए, तब भी कर सकता है। तो सिंपली वर्ड में बोलेंगे ट्रांसफार्मर इज ए वोल्टेज रेगुलेटर। कहीं हायर वोल्टेज कन्वर्टेड टू लोअर वोल्टेज, लोअर वोल्टेज कन्वर्टेड टू हायर वोल्टेज, बस। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या होता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, अब म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है, व्हेन चार्जिंग करंट इज पास थ्रू वन ऑफ द टू inductively coupled coil and induced EMF is set up in the other coil। ठीक है, मान लो कि मैंने क्या किया, एक ये वाला कॉइल लिया और दूसरा मैंने ये एक कॉइल लिया। ठीक है, अब ये दोनों कॉइल क्या है, एक के साथ एक कपल्ड है। ठीक है, एक कपल्ड है। तो जब ये कॉइल नंबर, मैंने अगर इसको कॉइल नंबर 1 मान लिया, ये कॉइल नंबर 1 हो गया, ये कॉइल नंबर 2 हो गया। अगर एक कॉइल में करंट पास होगा, इसमें अगर पास होगा, तो इसमें जो फ्लक्स जनरेट करेगा, ठीक है, फ्लक्स जिसको हम लोग फाई से डिफाइन करते हैं, जो फ्लक्स जनरेट करेगा, उसके वजह से क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, इंड्यूस है, मतलब इसमें भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है, अब इसका जो कंस्ट्रक्शन, मतलब ये क्या क्या से बना होता है, तो एक क्या होता है, दो कॉइल होता है इसमें। ठीक है, दो कॉइल होता है, वो भी इंसुलेटेड कॉपर वायर का। ठीक है, और एक क्या होता है, सॉफ्ट आयरन का कोर होता है। ठीक है, अब यहाँ से इसका जो दो कॉइल हमने देखा था, जो कॉइल नंबर 1 और कॉइल नंबर 2 पकड़ा था, तो कॉइल नंबर 1 को हम लोग क्या पकड़ते हैं, प्राइमरी कॉइल। ठीक है, और कॉइल नंबर 2 को हम लोग मानते हैं सेकेंडरी कॉइल। तो ये हमारा हो गया प्राइमरी कॉइल, ये हमारा हो गया सेकेंडरी कॉइल। तो इसको पी, इसको एस से डिफाइन करेंगे। प्राइमरी कॉइल क्या होता है, प्राइमरी कॉइल इन व्हिच करंट एनर्जी इज सप्लाई। तो जिसमें सप्लाई आएगा वो मेरा क्या होगा, प्राइमरी कॉइल हो जाएगा। ठीक है, और सेकेंडरी का कॉइल क्या होगा, सिंपल बात है, अगर प्राइमरी कॉइल में अगर करंट सप्लाई होना है तो इनपुट है, तो इसमें क्या है, करंट आउटपुट है या फिर ड्रॉन है। तो जिसमें जिसमें हम लोग करंट देंगे वो क्या होगा, प्राइमरी, और जिससे करंट लेंगे वो क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल होगा। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात हॉर्ट्स में याद रखना, टू प्रिवेंट एनर्जी लॉस। ठीक है, एनर्जी लॉस को, ताकि जो हम लोग एनर्जी दे रहे हैं वो लॉस किसी दूसरे फॉर्म में लॉस ना हो। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, इसको लेमिनेट करके देते हैं। जो इलेक्ट्रिक वायर जो होता है उसको हम लोग लेमिनेट करके देते हैं। क्यों, क्योंकि हमने एक फेनोमेना पढ़ा था, एडी करंट। क्योंकि अगर लेमिनेट नहीं कर देंगे तो वहाँ पर क्या होगा, एडी करंट जनरेट होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको लेमिनेट कर देते हैं, बिकॉज ऑफ हाई परमेबिलिटी ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर। तो आयरन कोर का परमेबिलिटी क्या होता है, बहुत हाई होता है। तो इसलिए क्या करेगा, वो एडी करंट जनरेट कर देगा, ताकि, और एडी करंट जनरेट करने से वो जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे दो कॉयल था, उसी टाइप से दो ट्रांसफार्मर भी होता है। ठीक है, दो ट्रांसफार्मर कौन सा, एक हो गया स्टेप अप, दूसरा हो गया स्टेप डाउन। ठीक है, अब ये स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो होता है जहां पर अप मतलब क्या, देखो मान के चलो अप मतलब क्या, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो जो क्या करता है, वोल्टेज को इंक्रीज करेगा। ठीक है, इनपुट में जितना वोल्टेज दिया, अगर उससे ज़्यादा मिला, मान लो इनपुट में 10 दिया तो हमें 100 मिला, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया स्टेप अप। ठीक है, अब इसका उल्टा ले लो, मान लो 100 दिया हमने,
तो यहाँ से हमें कितना मिला 10 मिला, तो ये क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, तो ये क्या हो गया स्टेप डाउन हो गया। ठीक है, अब चलते हैं थ्योरी में। थ्योरी मतलब जो ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है कैसे नहीं काम करता उसको देखते हैं। ठीक है, अब पहले हम लोग मान लेते हैं लेट N1 एंड N2, ये N1 N2 क्या है नंबर्स ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी में कॉइल में कितना कितना टर्न ले लिया, प्राइमरी कॉइल में ये टर्न हो गया, सेकेंडरी कॉइल में ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम लोग अगर मैंने पहले बोला था कि करंट पास होगा तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट करेगा, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि प्राइमरी कॉइल में कितना इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, इंड्यूस ईएमएफ, तो हमें फार्मूला पता है, कौन सा फार्मूला जो हमने फैराडेस इक्वेशन में पढ़ा था, कौन सा फाई इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, और इसके साथ अगर नंबर ऑफ टर्न्स होगा तो इसको n मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इसके लिए एप्सिलॉन 1 इक्वल्स टू माइनस n1 डी फाई बाई डी टी। ठीक है, यहाँ पर एप्सिलॉन 1 क्या हो गया प्राइमरी कॉइल का ईएमएफ। ठीक है, सिमिलरली अगर सेकेंडरी कॉइल में जाए, सेकेंडरी कॉइल के लिए भी इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, इसको भी हम लोग मान लेते हैं एप्सिलॉन 2, तो इसको भी क्या करेंगे माइनस नंबर ऑफ टर्न्स डी फाई बाई डी टी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जब हम लोग मतलब यहाँ पर देखो डी फाई बाई डी टी जो है ये दोनों क्या है सेम है, क्योंकि दोनों में तो फ्लक्स यहाँ पर म्यूचुअल हो रहा है, तो यहाँ पर इस वजह से क्या होगा सेम होगा। तो इसका अगर हम लोग देखें कि एप्सिलॉन अगर एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 को अगर देखें तो यहाँ पर अगर आउटपुट ईएमएफ के फॉर्मेट में देखें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा EMF1 बाई EMF2 इक्वल्स टू क्या होगा माइनस N1 डी फाई बाई डी टी डिवाइड बाई माइनस N2 डी फाई बाई डी टी। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये डी टी और डी टी क्या होगा कैंसिल आउट हो गया, मतलब डी फाई बाई डी फाई बाई डी टी का कैंसिल होगा, तो हमें क्या मिला माइनस माइनस भी कैंसिल, तो क्या मिला एप्सिलॉन 1 बाई एप्सिलॉन 2 इक्वल्स टू N1 बाई N2। तो ये हो गया हमारा एक्चुअल थ्योरम और वर्किंग प्रिंसिपल जिसके ऊपर ये काम करता है। ठीक है, यस, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि इनपुट ईएमएफ ये क्या हो गया इनपुट ईएमएफ हो गया डिवाइडेड बाय आउटपुट ईएमएफ इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। ओके क्लियर। अच्छा, अब चलते हैं कि स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर है इसको बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होगा जहां पर क्या होगा आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज। पहले बताया था मैंने कि अगर कम वोल्टेज देंगे ज़्यादा मिला तो वो स्टेप अप हो जाएगा। अब इसको देखो बनाते कैसे हैं। स्टेप अप और स्टेप डाउन में एकदम बेसिक डिफरेंस है, वो क्या है अगर ठीक है यहाँ पर देखो ये मेरा क्या हो गया सेकेंडरी कॉइल, तो यहाँ से देख के पता चल रहा है यहाँ पर देखो नंबर ऑफ टर्न्स कितना ज़्यादा है। ठीक है, और प्राइमरी में देखो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कितना ज़्यादा है और प्राइमरी में देखो कम है। तो इसका मतलब क्या हो गया अगर इफ़ N2 greater than N1, that means if number of turns in secondary coil is greater than number of turns in primary coil, then it is as act as a step up transformer। ठीक है, अब सीधी बात है कि पहले हमें यहाँ पर क्या मिला था एप्सिलॉन 1 बाई एप्सिलॉन 2 इक्वल्स टू N1 बाई N2। अगर यहाँ पर N2 ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब क्या होगा एप्सिलॉन 2 ग्रेटर देन एप्सिलॉन 1, तो इसका मतलब क्या होगा आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर स्टेप डाउन करना होगा जो ज़्यादा वोल्टेज देंगे और कम वोल्टेज मिलेगा, तो उस केस में क्या करना है फिर से वही क्या करेंगे नंबर ऑफ टर्न्स को प्राइमरी कॉइल में ज़्यादा रखेंगे और नंबर ऑफ टर्न्स को सेकेंडरी कॉइल में कम रखेंगे। इसका मतलब यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा N1 ग्रेटर देन N2, तो पहले की तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 1 ग्रेटर देन एप्सिलॉन 2, तो इनपुट वोल्टेज क्या होगा आउटपुट वोल्टेज से ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब जो यहाँ पर करंट इन प्राइमरी और सेकेंडरी में कैसा काम करता है, अब हमने मान लिया जो ट्रांसफार्मर हमने लिया है उस ट्रांसफार्मर क्या है आइडियल है, दैट मीन्स इसमें कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा। ठीक है, तो अगर लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा तो सीधा बात है कि इनपुट में जितना पावर देंगे आउटपुट में उतना ही मिलेगा। क्यों भाई हमें लॉस ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो गया तो उस केस में क्या करेंगे
पावर का हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन 1 इंटू I1 इक्वल्स टू एप्सिलॉन 2 I2। ठीक है, अब कोई बोल सकता है कि सर I1 और I2 क्या है, तो भाई सीधा बात है, अगर एप्सिलॉन 1 के साथ I1 जा रहा है तो वो क्या होगा, प्राइमरी कॉइल का करंट है, और एप्सिलॉन 2 क्या है, प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज था, तो उसके साथ I2 जा रहा था, वो क्या होगा, प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल का करंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एप्सिलॉन 1 I1 इक्वल्स टू एप्सिलॉन 2 I2। अगर देखो इसको हम लोग एक बार रेशियो फॉर्मेट में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन 1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन 2 इक्वल्स टू I2 बाई I1। अब देखना एक मज़ेदार चीज़ आएगा, वो क्या होगा, इन तीनों का कनेक्शन मतलब ईएमएफ, नंबर ऑफ टर्न्स और करंट, इन तीनों को एक साथ करेंगे। वो कैसे, थोड़ी देर पहले हमें पता था क्या, एप्सिलॉन 1 बाई एप्सिलॉन 2 इक्वल्स टू N1 बाई N2। तो इसके जगह में ये वाला नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें एप्सिलॉन 1 इक्वल्स टू एप्सिलॉन 2 क्या पता है, इसको पता है I2 बाई I1। तो तीनों का अगर सम अप करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन 1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन 2 इक्वल्स टू N1 डिवाइड बाई N2 इक्वल्स टू I2 डिवाइड बाई I1। सिंपल। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे ये वाला ट्रांसफॉर्मर का एक्चुअल इक्वेशन है जो सब में काम आता है। तो इस फार्मूला को याद कर लेंगे, तो पहला पहला याद नहीं करेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, अब चलते हैं इसका लास्ट कंक्लूजन पार्ट पे। वो क्या था, इफिशियंसी, ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी। अब देखो बहुत छोटा से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इफिशियंसी कैसे निकालते हैं। तो इफिशियंसी कैसे निकालना है, इफिशियंसी न्यू इक्वल्स टू पावर आउटपुट डिवाइड बाय पावर इनपुट इंटू 100%, क्योंकि इफिशियंसी हमेशा क्या किस में निकालता है, परसेंटेज में। ठीक है, और इसको याद रखने का सीधा बहुत ही आसान तरीका क्या है, देखो हमें जब एग्ज़ाम में मार्क्स मिलता था वो कैसे मिलता था, कितना में हमने एग्ज़ाम दिया था, मतलब पेपर कितना का था, 100 का, तो वो क्या हो गया, इनपुट हो गया। क्वेश्चन पेपर मिला तभी तो हमें आंसर दिया हमने, तो वो क्या हो गया, इनपुट हो गया। ठीक है, और जितना हमें मार्क्स मिला उस एग्ज़ाम से वो क्या हमारा क्या हो गया, आउटपुट। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, इसका हम लोगों का इफिशियंसी। अब इसके साथ 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना परसेंटेज मार्क्स मिला वो भी निकल जाता है। तो ये याद रखना बहुत इजी बात है। ठीक है, अब ये था ट्रांसफार्मर का एकदम पूरा डिटेल्स, मैंने यहाँ पर एनालिसिस करके सब पोर्शन यहाँ पर बता दिया। तो जितना एग्जाम पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट है एकदम पूरा भाई भाई क्वेश्चन सब बता। फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो एक बार मुझे कमेंट में बोल देना। और ऐसे ही कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है कि हाँ ये बोलने से अच्छा होगा, ये थोड़ा सा आप लोगों का जितना भी तुम लोगों का जितना भी प्रॉब्लम है अगर बोलोगे तो मैं वही टॉपिक लेकर पहले वीडियो कर दूँगा। ठीक है, कमेंट में मुझे जान बोल देना। ठीक है, थैंक यू।